Okay. Again, this is part 2 of the revision series of physics. Already first part हो चुका है from chapter 1 to chapter 4. Since video बहुत ज़्यादा lengthy हो जा रहा था तो I have to end that part. This is chapter number 5 which is optics light, जो भी आपके बुक में उसका हेडिंग है. सबसे पहले you have to learn ray diagram. आपको रे डायग्राम का रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट. जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि कॉनकेव मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर के पोल क्या होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, प्राइमरी फोकस, ये दीज ऑल आपको बेसिक नॉलेज है. बिकॉज मैं चैप्टर यहाँ पढ़ा नहीं रही हूँ. नेक्स्ट बैच से जब यूट्यूब पे फिज़िकल साइंस का होल सिलेबस आएगा तब क्या है कि ईच एंड एवरी पॉइंट डिटेल में डिस्कस होगा. ये रिवीजन है. रिवीजन में ईच एंड एवरी टॉपिक इन वन डे कैन नॉट बी कवर्ड. सो रे डायग्राम मैं मान के चल रही हूँ आपको बेसिक आइडिया है कि मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव. और दिस मिरर अगर इसकी मिररिंग इस साइड पे इसमें मरकरी का लेयर है तो रिफ्लेक्शन इस साइड से होगी. और ये मिड पॉइंट ऑफ दिस इज पोल, इसी पे एक लाइन आता है दैट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस. बीच में कहीं पॉइंट है, दिस इज़ फोकस. फोकस से ही डबल एक और पॉइंट है दैट इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर. इस P to F लेंथ को भी कॉल्ड फोकल लेंथ. P से C द लेंथ इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. दिस F is called focal length and the distance PF is radius of curvature. और इस पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आता है R इक्वल्स टू 2F. ये डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार डेरिवेशन. सो रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं और उसके लिए डिफरेंट पोजीशन पे इमेजेस बनते हैं. इमेजेस के नेचर डिफरेंट होते हैं. रियल है, वी नो वर्चुअल इमेज है. कॉनकेव मिरर एक ही बार वर्चुअल बनाता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन फोकस एंड पोल. बाकी सारे टाइम पे रियल इमेज बनता है. इमेज का प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए. कब इमेज वर्चुअल है, कब रियल है, कब इमेज इरेक्ट है, कब इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है कि मैग्नीफाइड है. ये सब रे डायग्राम में आता है. इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जैसे कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इस डायग्राम के लिए C जो पॉइंट है मतलब 2F इस पे रखेंगे तो आपको पता ही होगा कि लीनियर मैग्निफिकेशन 1 होता है. द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द हाइट ऑफ द इमेज इज सेम और सेम साइज़ का और रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है. सो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप रे डायग्राम देख लें. बिटवीन फोकस एंड पोल पे देख लें, एक वर्चुअल इमेज बनेगा. बियॉन्ड C तो चलिए इजी ही है, बट एट फोकस पे देख लें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. जब ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इसका इमेज इन्फिनिटी पे बनता है बिकॉज रेज पैरेलल हो जाती हैं. सो रे डायग्राम इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद आता है लीनियर मैग्निफिकेशन. लीनियर मैग्निफिकेशन वो इंडिकेट विथ M. लीनियर मैग्निफिकेशन पे न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में. So M, what is the formula of M? Height of the image. Height of image. आप वीडियो पॉज करके चाहे तो टॉपिक्स नोट डाउन कर सकते हैं. नोट डाउन करके एक कॉपी में आइदर यू नोट डाउन और उसके बाद आप रिवीजन स्टार्ट करें. बिकॉज आप फ़ोन साथ में रखेंगे और साथ साथ रिवीजन करेंगे तो आपका रिवीजन विल गेट हैम्पर्ड. आप एक नोटबुक, एक पेन लेके साथ में वीडियो देखें और जो टॉपिक डिस्कशन हो रहा है काइंडली राइट दोज टॉपिक पॉज करके, ठीक है. और उसके बाद आप फ़ोन को साइड में रख दें और फुल फोकस्ड पढ़ाई स्टार्ट करें. सो हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसी को वी कैन राइट V by U विच इज़ इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. यही दो फार्मूला को यूज़ करके आपको न्यूमेरिकल बनाना होगा. एक बार लेट्स से आपको दिया हुआ है कि द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 2 सेंटीमीटर एंड इट्स मैग्निफिकेशन इट्स लेट्स से हाफ. what will be the object distance और या image distance और आपको object distance provide किया होगा. तो फर्स्ट आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे. सपोज़ आपको यहाँ से हाइट ऑफ द इमेज दिया हुआ है
और कुछ एक चीज़ दिया हुआ है, वहाँ से यू विल फाइंड आउट m। अगेन उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करके अब यहाँ पे भी m इक्वल्स टू v/u, वो क्या करेंगे कि वो बता देंगे इतने हाइट का ऑब्जेक्ट है और वो 2 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो u आपको प्रोवाइडेड है, m आप पहले वाले फार्मूला से ऑलरेडी उसको फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज मिल जाएगा। सो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से m इज़ इम्पॉर्टेंट। अगेन यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। उसके बाद यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर वी हैव सीन दैट डेंटिस्ट मिरर के काम में आता है, लाइट हेडलाइट में काम आता है। सॉरी 1 मिनट, थोड़ा क्लियर आउट करना होगा। ओके, हेडलाइट में यूज़ होता है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वाई दिस मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, राइट द यूजेस, या इस मिरर को डेंटिस्ट मिरर की तरह क्यों यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली रे ऑफ लाइट पैरेलल हो जाती है, एनलार्ज्ड इमेज दिखता है ये। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। 2 लॉज हैं, 2 लॉ में पहला वाला तो वेरी इजी कि इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। दूसरा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में वी नो कि स्नेल्स लॉ क्या बताता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, 2 मीडियम चेंज हो रहा है और लाइट बेंड कर रही है, तो साइन आई बाई साइन आर is a constant which is mu, and this constant is called refractive index. Refractive index. So sin i by sin r इसका वैल्यू निकालना होता है। अगर डायग्राम, इफ़ आपको रिफ्रैक्शन का डायग्राम पता हो तो लेट्स से दिस इज इंसिडेंट लाइट, ये मीडियम 1 है और ये मान लेते हैं कि डेंसर है मीडियम 1, ये मीडियम 2 है, ये रेयरर है और इसको डेंसर ही लिख देते हैं। और ये डेंसर है, ये नॉर्मल है। तो जब लाइट रे को जाना है तो वो इस पाथ को चूज़ नहीं करेंगी एंड व्हाट क्या करेंगे, बिकॉज मीडियम चेंज हो रहा है इसलिए ये लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रैवल करेंगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रैवल करेंगे, नॉर्मल से दूर। 1 मिनट, डायग्राम थोड़ा मिस्टेक है। दिस वन इज इंसिडेंट, दिस वन इज आई। ये इस पाथ पे नहीं ट्रैवल करके अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रैवल करेंगी, जाना था इस पाथ पे बट दे विल प्रेफर दिस पाथ। वाई? बिकॉज दिस इज डेंसर मीडियम। इस एंगल को वी विल से एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इन्हीं दोनों का जो रेशियो होगा साइन ऑफ द एंगल का, वही कहलाएगा म्यू या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्नेल्स लॉ इम्पॉर्टेंट है, म्यू पे न्यूमेरिकल भी आता है। ओके, उसके बाद लैटरल डिस्प्लेसमेंट। हम लोग देखते हैं कि जब एक ग्लास प्रिज्म से लाइट पार करती है तो उसके पोजीशन में शिफ्टिंग हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट। अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बता ही दिया। डेल्टा निकालने को आता है आई माइनस आर, काफ़ी बार न्यूमेरिकल में दे दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपको जस्ट सिंपली सब्सट्रैक्ट करके डेल्टा निकालना है। आर इक्वल्स टू 2 है, फोकल लेंथ का डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। डेरिवेशन, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, दिस वन इज डेरिवेशन, दिस वन इज ऑल्सो डेरिवेशन। दोनों इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये दोनों आपको अच्छे से बोर्ड एग्जाम्स के लिए करके जाना है बिकॉज काफ़ी हाई चांसेस है। नेक्स्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप डेफिनेशन देख लीजिए। कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन भी आते हैं कि वाई स्काई इज़ ब्लू, है ना। फिर डिस्पर्जन, अगेन डेफिनेशन आपको देख के जाना है। रेनबो नेचुरली बनता है, ये नेचुरल एग्जाम्पल है। लीफ इज सीन इन रेड लाइट, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर एक ग्रीन लीफ है, अगर एक ग्रीन लीफ है
और इस ग्रीन लीफ को आप रेड लाइट में देख रहे हैं तो उसका कौन सा कलर दिखाई देगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का कलर डिपेंड करता है कि वो कौन सी लाइट में देखा जा रहा है ना। वी ऑल नो कि वो रेड लाइट को अब्सॉर्ब कर लेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में ऑलरेडी गिवन है, ये सब टॉपिक्स दिया हुआ है। एक बार काइंडली गो थ्रू योर बुक नोट्स कॉपी एंड ये टॉपिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, म्यू ए जी। व्हाट इज म्यू ए जी? दिस मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। उल्टा है यहाँ पे, ग्लास यहाँ सबस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं बट ये मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। फार्मूला क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है इससे। एयर में लाइट कितनी तेज़ी से चलता है सबको पता है, इसका वैल्यू तो आपको लर्न ही होना चाहिए। एयर एंड वैक्यूम यहाँ पे एक ही चीज़ है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट सबसे स्पीड वैक्यूम या एयर में होती है। उसके बाद जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता जाता है लाइट की स्पीड स्लो होती जाती है। सो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। एंड इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, ये रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का। अगर आपको म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है और आपको उल्टा निकालना है तो आप क्या करेंगे? जस्ट दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से फॉर लेट्स से दैट म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज़ 1.5, ठीक है। एंड आई विल से के व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो आपने क्या करना है? जस्ट इसको रेसिप्रोकल कर देना है। आप 1.5 को जानते हैं, यू नो दैट इज़ 3/2, तो इसका आंसर 2/3 आएगा। वैसे ही वाटर के लिए आ सकता है 4/3, कुछ भी आ सकता है, बेसिक यही है। नाउ एक और आता है कॉचीज़ लॉ या कॉचीज़ इक्वेशन। अब एक्चुअली काफ़ी सारे बुक में दिस पोर्शन इज़ नॉट गिवन, बट लास्ट ईयर बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज एक्चुअली वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो भी कलर ऑफ लाइट आप यूज़ कर रहे हैं जिस मीडियम में। तो ए बी क्या है? कांस्टेंट है। तो ये रिएक्शन एक दिया हुआ था, आपको जस्ट क्या करना था? टिक आउट करना था। तो एक बस एक आइडिया रखिएगा कि म्यू लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहीं पे इसका ग्राफ भी आ जाता है कि एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ फॉर्म होगा म्यू और लैम्डा का। अगर ग्राफ बाय द वे, बिकॉज एक बार इक्वेशन आ चुका तो फिर हो सकता है ग्राफ भी कभी नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट, कैलकुलेट द टाइम। ये एक क्वेश्चन मेरी एक स्टूडेंट ने पूछा था ऑनलाइन, मैसेज करके उसने पूछा था कि मैम ये सम्स कैसे बनेगा, तो ये बता देती हूँ। अच्छा, इससे पहले लाइट चैप्टर में आप देखेंगे कि और भी डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स डिस्कस किए गए हैं। एक्स रेज है, यूवी रेज हैं, इन सब का एटलीस्ट 1 to 2 यूज़ आप देख लेंगे, हो जाता है कभी कभार एग्ज़ाम में आ जाता है। राइट, स्टेट 1 यूज़ ऑफ एक्स रेज, स्टेट 1 यूज़ ऑफ यूवी रे, स्टेट 1 यूज़ ऑफ गामा रे। सो आप यूज़ देख लेंगे, दैट वुड बी बेटर। Then this is the question, calculate the time required by a ray of light to traverse a glass slab of thickness 2 mm, refractive index already given है। Now आप जानते हैं कि speed of light, अब या तो आप डायरेक्टली इस फार्मूला को समझ लीजिए या तो म्यू के डेफिनेशन पे चलते हैं। म्यू का डेफिनेशन था वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्लास के बारे में निकाला था। अगर मैं किसी मीडियम के बारे में यहाँ म्यू निकालती तो यहाँ पे ये ग्लास की जगह मीडियम रिप्लेस हो जाता। तो फिर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये उस साइड चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं यहाँ पे मीडियम लिख दूँ, इफ़ दिस इज़ मीडियम एंड दिस इज़ ओनली म्यू, सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम म्यू इज इक्वल्स टू दिस। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, दिस विल गो देयर, दिस विल कम हियर, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम का फॉर्मूला हो जाएगा c बाई म्यू। व्हाट इज c? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, जिसकी वैल्यू मैंने अभी लिख दिया कि 3 × 10⁸। सो अब c की जगह यू हैव पुट द वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। म्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 1.5, वी नो 1.5 इज एक्चुअली 3/2। आप इसको 15/10 करके फिर 5 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं, डायरेक्टली 1.5 इज 3/2।
सो म्यू की जगह यू हैव रिटन 3/2, 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 ऊपर चला गया. सो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना हो गया? 2 × 10⁸ यानी अब ग्लास में आपका क्वेश्चन यही ना कि ग्लास स्लैब है एक और लाइट ट्रैवल करिए, कितना टाइम लगेगा? अगर ये ग्लास का थिकनेस T है तो कितना टाइम लगेगा उसको ट्रैवल करके जाने के लिए? सो जिस टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, तो थिकनेस आपको दिया हुआ है उतना ही थिक है, और स्पीड किस स्पीड से लाइट जाएगी. तो बस यही ध्यान रखना है कि एयर में जो लाइट का स्पीड है वो स्पीड तो नहीं हो सकता, बिकॉज मीडियम चेंज हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो रहा है, दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट विल चेंज. सो हमने पहले स्पीड निकाल लिया कि ग्लास में किस स्पीड से जाएगा लाइट, और उसके बाद टाइम निकालने के लिए सिंपल बेसिक फार्मूला ऑफ टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड. सो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना? जो ग्लास का थिकनेस है, क्योंकि अगर ये ग्लास स्लैब है, अगर ये ग्लास स्लैब है तो यही थिकनेस है, यही ट्रैवल करना है. इफ दिस इज T, सो T इज गिवन इन मिलीमीटर, कन्वर्टेड इनटू मीटर, 10⁻³ स्पीड ऑफ लाइट पुट करेंगे, 2 कैंसिल आउट होगा, 8 ऊपर जाएगा, 10⁻11 सेकेंड्स. ओके, अब आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे. करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ इम्पॉर्टेंट है, कूलम्स लॉ है. अगेन ओम्स लॉ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कूलम्स लॉ से भी ज़्यादा. ओम्स लॉ का डेफिनेशन, जो उसका जो स्टेटमेंट है वो आपको पढ़ लेना है. मैथमेटिकल फॉर्म V = IR. V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है. I क्या है? करंट है. R एक कांस्टेंट है जिसका नाम है रेजिस्टेंस. न्यूमेरिकल आते हैं इससे, काइंडली न्यूमेरिकल करके जाइएगा. 2 नंबर पे अब हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. तो रो, व्हाट इज़ रो? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. ये किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है. इसका SI यूनिट आप पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है. इसी के उल्टे को रेजिस्टिविटी है ना, इसी के उल्टे को इसका रेसिप्रोकल वी कॉल कंडक्टिविटी, जो इसका उल्टा होता है. सो वो भी पूछता है. इसका SI यूनिट, कंडक्टिविटी का SI यूनिट वो भी आता है. सो R का फॉर्मूला इज ρL/A. ओके, नाउ यहाँ से इफ अगर रो और A कांस्टेंट हो जाए तो R ओनली डिपेंड करेगा L पे, यानी L के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर आप लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा. तो अगर न्यूमेरिकल बनाना है तो इसी चीज़ को वी कैन राइट R1/R2 = L1/L2. अब न्यूमेरिकल कैसे आएगा? वेरी इजी. लेट से आपको दे दिया कि एक लेंथ है, अभी लेंथ उसको ट्वाइस कर दे रहे हैं, तो पहले वाला लेंथ जो भी था, अगर उस टाइम पर रेजिस्टेंस 10 ओम था तो अभी कितना होगा? अब अगर आपने इसको ट्वाइस कर दिया तो इस विल बिकम 2L. 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. आप यहाँ से R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू निकालेंगे. R1 ऑलरेडी 10 दिया हुआ है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना है. कभी कभी इसी क्वेश्चन में आपको रेशियो भी पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ R1. तब ये नहीं सोचेंगे कि जा इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं किया. अगर आप वैल्यू निकाल सकते हैं तो आप रेशियो भी निकाल सकते हैं. सेकेंड, R इज़ प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. कब? जब लेंथ और मटेरियल दोनों वायर का सेम हो, दोनों वायर सेम मटेरियल से बने हो. एल्युमिनियम का वायर, दोनों एल्युमिनियम का वायर, कॉपर का वायर, कॉपर का वायर, तभी तो रो कांस्टेंट होगा ना. और लेंथ भी, सपोज 4 मीटर के कॉपर का दोनों ही वायर है, पर दोनों का एरिया अलग है, एक थिक है एक थिन है. एरिया बोलने का मतलब रेडियस, बिकॉज वी ऑल नो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शनल. इफ दिस इज़ द वायर, तो ये जो इसका टिप होता है ये सर्कल की तरह बनता है, तो एरिया विल बी πr². So we know that R is if inversely proportional to area, that means R1/R2 is actually A2/A1. इन्वर्स है ना, तो R1 A1 नीचे और यहाँ पे R2 तो A2 ऊपर. πr2² by πr1². Pi cancel out. So we can also say from here that R1/R2 is actually R2/R1 whole square. अब अगर रेडियस चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस उसके स्क्वायर के टाइम्स चेंज होगा, स्क्वायर, बिकॉज यहाँ से स्क्वायर आ गया ना दोनों पे. ओके, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल काफ़ी बार आया है एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट है, देख के जाइएगा. ओके, नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने दे दिया है कि लेंथ एंड मटेरियल ऑफ वायर रिमेनिंग सेम, इफ़ एरिया ऑफ अ वायर इज़ डबल्ड हाउ विल इट्स रेजिस्टेंस चेंज. यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एरिया आपने डबल कर लिया तो मान लेते हैं कि लेट इनिशियल एरिया इज़ A1, तो फाइनल एरिया क्या होगा? हम लोग 2A1 पुट कर सकते हैं, बिकॉज एरिया इज़ डबल्ड, तो ये A1 ही रहेगा. A1 कैंसिल आउट हो जाएगा.
यानी कि R1/R2 will be 2. That means what will be R2? R2 is, आपको हमेशा R2 निकालना है, फाइनल रेजिस्टेंस, ठीक है, बिकॉज जब आप चेंज कर रहे हैं तब क्या होगा रेजिस्टेंस, तो आप A2 को चेंज कर रहे हैं तो R2 फाइंड आउट करना है। R2 इज़ R1/2, दैट मीन्स जो भी पहले रेजिस्टेंस था अभी उसका हाफ हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में पहले वाला रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सपोज 10 दिया हुआ है, तो अभी 5 ओम हो जाएगा। अच्छा, कभी कभार परसेंटेज वाला क्वेश्चन में आता है कि एरिया को आपने 50% इंक्रीज़ कर दिया, तो व्हाट इज़ 50%? अगर आपने 50% डिक्रीज़ कर दिया तो यानी आधा कर दिया, 50% इंक्रीज़ कर दिया तो यानी 1.5 टाइम्स कर दिया। तो उस तरीके से आप वहाँ पे उसका वैल्यू पुट कर लेंगे और यही सेम फार्मूला पे न्यूमेरिकल बनना है। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस से क्वेश्चन आता है पैरेलल। हम लोग जानते हैं कि अगर बहुत सारे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी? 1/R1 + 1/R2। अगर n टाइम्स है तो n तक, 2 रेजिस्टेंस है तो 2, 3 है तो 3, अगर 2 है तो आप एक शॉर्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि 1/R इक्विवेलेंट, जानते हैं ना, अगर एलसीएम यू विल टेक तो R1 R2 एलसीएम हो जाएगा और ऊपर R1 + R2 आ जाएगा, देयरफॉर R इक्विवेलेंट यू विल गेट R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। But note, this formula is only applicable when there are 2 resistances in parallel combination. If there are 3 resistance, आपको वापस से जो बेसिक फार्मूला है वहाँ जाना होगा, ये शॉर्टकट फार्मूला से नहीं हो पाएगा, रॉन्ग आएगा आंसर। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर है तो आपको सिंपली सबको एडअप कर देना है, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन आता है कि घर पे हम लोग डोमेस्टिक सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों प्रेफर करते हैं, फ्यूज़ हम लोग सीरीज़ में क्यों लगाते हैं। तो ये सब कुछ क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी आप वो सब बुक में भी है, नोट्स कॉपी में जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नोट्स कॉपी में सब है, आप लोग वहाँ से वो सब कर लेंगे। नेक्स्ट, डायग्राम। डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभार रिटर्न भी आता है कि देयर आर 3 रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 5 ओम एंड लेट्स से 6 ओम, 2 and 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज़। तो पहले 2 को आपने सीरीज़ में निकाल लेना है, फिर एक के साथ पैरेलल करना है। अब जैसे यही अगर एक क्वेश्चन है, लेट्स से ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और लेट्स से ये 6 ओम है। अब ऐसे तो देखने में सब सीरीज़ में है, बट अगर मैं एक वायर यहाँ से लूँ और इसको इधर कनेक्ट कर दूँ और एक वायर यहाँ से लाऊँ और इसको यहाँ कनेक्ट कर दूँ, तो अब एक बार में देखने पे आपको लगेगा कि ये तो सीरीज़ में था, बट नाउ दिस इज़ नॉट इन सीरीज़, बिकॉज इसका व्हाट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड टू एंड कनेक्ट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्टेड होंगे और एंडिंग पॉइंट्स कनेक्टेड होंगे। तो आप अगर थोड़ा सा जूम करें इस पिक्चर में तो यू विल सी कि ये 2 ओम, ये एक्चुअली 2 ओम का स्टार्टिंग पॉइंट 6 ओम के स्टार्टिंग पॉइंट से शॉर्ट सर्किट किया गया है, कनेक्टेड है, और 2 ओम का एंडिंग पॉइंट और 6 ओम का एंडिंग पॉइंट कनेक्टेड है। तो दैट मीन्स 2 ओम और 6 ओम आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। दिस इज 2 ओम, एंड टू एंड इसके स्टार्टिंग पॉइंट से इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और फिर ये दोनों ही 3 ओम से कनेक्टेड है। तो अब हो सकता है यहाँ पे आपको वोल्टेज दे दिया जाए, कोई परेशानी नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, आप आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। पहले इन दोनों में सीरीज़ का पैरेलल का फार्मूला आएगा, है ना, वो जो फार्मूला वहाँ लिखवाया गया है ऑलरेडी, ये दिस फार्मूला। फिर उसके बाद जो आएगा उसके साथ आप 3 ऐड कर देंगे तो वो आपस में मिलके आर इक्विवेलेंट निकलेगा इस पूरे सर्किट का। अब मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ भी आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया XYZ, आपको एक पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया गया, लेट्स से 10 वोल्ट, आपसे पूछा गया हाउ मच विल बी द करंट। सो करंट का फार्मूला इज़ व्हाट, करंट का फार्मूला हम लोग ओम्स लॉ के पास जाएंगे। ओम्स लॉ क्या था, V = IR। सो व्हाट विल बी I विल बी V/R, बट यहाँ पे इस बार R की जगह वी विल पुट आर इक्विवेलेंट इस पूरे सर्किट का। तो बस ऐसे भी आ सकता है, सिंपली आर इक्विवेलेंट निकालने को भी आ सकता है या आपको करंट निकालने को भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट, लेन्स लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फैराडेज लॉ, एम्पीयर स्विमिंग, कार्बन मोटर, जनरेटर को डायनामो भी बोलते हैं, कार्बन रिंग क्यों मोटर में यूज़ होता है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा बिकॉज टाइम की शॉर्टेज है। मैं सब एक्सप्लेन करने जाऊँ तो पता चलेगा कि आज का रिवीजन का टाइम आपका वीडियोस देखने में चला गया। आप ये टॉपिक लिख लें और खुद से पढ़ लें। नेक्स्ट, बार्लोज व्हील, इंडक्शन क्या होते हैं, AC वर्सेस DC इंपॉर्टेंट है,
काफ़ी बार आ चुका है कि एसी का क्या यूजेस है ओवर डीसी। अगेन बट एक चीज़ याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस में डीसी होता है, एसी यूज़ नहीं होता है। यही एक जगह है जहाँ पे डीसी इंपॉर्टेंट है। एलईडी वर्सेस सीएफएल फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा। बीओटी वाला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होता है। बीओटी वाला न्यूमेरिकल वही जिसमें 2 फ़ैन हैं, 60 वाट के हैं, 5 आवर्स फॉर अ डे लगाया जा रहा है। 1 यूनिट का दाम अगर 7 रुपीज़ है तो मंथली कॉस्ट कितना आएगा, इस टाइप के हम लोग जानते हैं। 1 बीओटी क्या होता है? 1 बीओटी इज़ 1 किलो वॉट आवर। तो जो भी चीज़ है, अगर आर और वॉट को आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको किलो में चेंज कर लेंगे तो वो जो आएगा वो 1 बीओटी होगा। उसको रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। पावर रेटिंग P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। वी स्क्वायर यहाँ पे जैसे आपने एक लाइट बल्ब खरीदा तो उसमें ऑलरेडी पावर रेटिंग किया हुआ होता है कि 60 वाट ये पावर देगा अगर ये 220 वोल्ट पे कनेक्टेड है तो। वहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब उसके बाद फिर वो बोलेगा कि इसी बल्ब को मैंने 110 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया तो करंट कितना होगा। तो यहाँ से आपने आर निकाला, वहाँ से आपने ओम्स लॉ यूज़ करके आई फाइंड आउट किया। मतलब सिंपली यही 2-3 फार्मूला है, उसी 2-3 फार्मूला को यूज़ करके न्यूमेरिकल्स बनना है। नेक्स्ट चैप्टर एटॉमिक न्यूक्लियस। अच्छा, आई होप इस प्रीवियस चैप्टर में मैंने सब कवर अप कर दिया है। पावर रेटिंग डायग्राम वाले क्वेश्चंस आई थिंक यही है, आप ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस। अल्फा बीटा गामा 3 रेडियो एक्टिव रेज हैं, है ना। न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन जब होता है, न्यूक्लियस किसी चीज़ का जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से अल्फ़ा बीटा गामा रिलीज़ होते हैं। आपको पता होगा कि अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा के रिलीज़ होने से एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज़ होता है, मास नंबर 4 से डिक्रीज़ होता है। बीटा के रिलीज़ होने से एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। गामा के रिलीज़ होने से कुछ भी चेंज नहीं आता, जस्ट एनर्जी रिलीज़ होता है। रेडियो एक्टिविटी का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सॉरी नो डेरिवेशन, डेफिनेशन। अल्फ़ा बीटा गामा का कंपैरिजन, आयनाइजिंग पावर किसका ज़्यादा है, मास किसका ज़्यादा है, पेनिट्रेटिंग पावर किसका ज़्यादा है। आपको क्वेश्चन आता है अरेंज अल्फ़ा बीटा गामा इन ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर। तो वी ऑल नो कि गामा का पेनिट्रेटिंग पावर हाई है, तो गामा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन अल्फ़ा। ओके, गामा ज़्यादा बड़ा है बीटा से और फिर उससे बीटा अल्फ़ा से बड़ा है। नेक्स्ट न्यूक्लियर फ्यूजन, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन, न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ यूज़ होता है ना। नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूजन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ये सब इसका एप्लीकेशन पढ़ लीजिएगा। न्यूक्लियर फिजन वही सेम डेफिनेशन और उसका एप्लीकेशन। जैसे कि सन में न्यूक्लियर फिजन होता है, सन वाला रिएक्शन देख लीजिएगा, है ना। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, हीलियम हाइड्रोजन में, वो वाला। नेक्स्ट, वाई न्यूक्लियर फ्यूजन प्रीसीड्स बिफोर न्यूक्लियर फिजन। वी ऑल नो न्यूक्लियर फिजन को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का ज़रूरत है। उतना ज़्यादा टेम्परेचर कैसे फॉर्म होगा, तो उसके पहले इसीलिए ना न्यूक्लियर फिजन सन पे होता है, बिकॉज बहुत हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे। तो उतना हाई टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पहले फ्यूजन परफॉर्म किया जाता है। हाइड्रोजन बॉम्ब इसका एप्लीकेशन है। फिजन का, एटम बॉम्ब फ्यूजन का इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी है इक्वल्स टू mc²। डायरेक्ट लिखने को आता है, राइट द इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी। मास डिफेक्ट क्या होता है, वी ऑल नो कि जब आपने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एड अप किया, उसका वैल्यू और जो न्यूक्लियस का जो मास है वो दोनों में कुछ डिफरेंस आता है, उसी को वी कॉल्ड मास डिफेक्ट। द डिफरेंस इन मास, वही मास डिफेक्ट चेंज होता है एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी में। डेल्टा E इक्वल्स टू डेल्टा M इंटू c²। मास डिफेक्ट को वो इंडिकेट विद डेल्टा M। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है दोनों का। न्यूक्लियर रिएक्टर पूछता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में आप बोरॉन क्यों यूज़ करते हैं, बोरॉन का रॉड्स या हेवी वाटर क्यों यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, चेन रिएक्शन चलता है यूरेनियम का। तो अगर चेन रिएक्शन को आपको कंट्रोल करना है तो जो न्यूट्रॉन उसमें से निकल रहे हैं, अगर आप न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्ब कर लें, कैडमियम, बोरॉन, ये सब रॉड न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो रिएक्शन चेन ऑफ रिएक्शंस नहीं होता। आपको जहाँ पे स्टॉप करना है वहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हैं। अगेन इस चैप्टर में यू विल सी कि कुछ सारे डिज़ास्टर्स के भी नाम दिए हुए हैं, है ना। चेरनोबिल हुआ था, और भी 2-3 रिएक्शंस हैं ऑलरेडी आपको गिवन है। एक सुनामी की वजह से हुआ था, फुकुशिमा। सो आपको बस रिएक्शंस के बारे में क्या, वो सारे जो डिज़ास्टर्स हुए हैं उनके बारे में एक बेसिक आइडिया। कभी इस टाइप का क्वेश्चन आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम बोर्ड कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चेरनोबिल डिज़ास्टर। मगर हाँ, मैचिंग वगैरह में आ सकता है कि चेरनोबिल कहाँ था, यूक्रेन में था, जापान में था, कहाँ था, इस टाइप का क्वेश्चन यू कैन टेक अ लुक ऑफ दैट।
मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, पीरियोडिक टेबल। ओके, पीरियोडिक टेबल में आपने क्या करना है, पोजीशन ऑफ हैलोजेंस आपने देख लेना है। ओके, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहाँ होते हैं, एल्कली मेटल्स कहाँ होते हैं, डायरेक्ट कॉमन क्वेश्चन आता है, इन विच ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर प्लेस्ड, इन विच ग्रुप हैलोजेंस आर प्लेस्ड, चैल्कोजेंस आर प्लेस्ड। मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली गो थ्रू इट। मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ, ओल्ड लॉ भी, और मेंडलीफ का न्यू लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का जो लॉ है जो एटॉमिक नंबर पे है वो भी। अच्छा, इसमें आपको मॉज़ले भी देख लेना है। मॉज़ले एक लॉ आता है ना, एटॉमिक नंबर का ग्राफ है वो, वहाँ पे आप देख लेंगे मॉज़ले का। एंड उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक और टॉपिक है इसी चैप्टर में, 3 एलिमेंट्स का ट्रायड है ना, लॉ ऑफ ट्रायड। वहाँ पे 3 का ग्रुप है, तो वहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो आप देख लीजिएगा कि 3 एग्जाम्पल्स दिए होंगे 3 करके। वो एग्जाम्पल्स में से कभी कभार MCQ में से आ जाता है कि इनमें से कौन सा ट्रायड नहीं है। ओके, ट्रायड का ये होता है कि फर्स्ट वन एंड लास्ट वन का जब आप एटॉमिक मास का मीन निकालेंगे तो बीच वाले का आता है। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर। किस तरीके से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में चेंज होता है। आप एक बेसिक बात याद रखें कि फ्लोरीन सबसे स्मॉलेस्ट है, तो अगर ये स्मॉलेस्ट है तो जब आप इस तरफ मूव करेंगे तो साइज़ जो है एटॉमिक साइज़ वो डिक्रीज़ करता जाएगा। नीचे जब आप मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाएगा, तभी तो फ्लोरीन सबसे स्मॉलेस्ट होगा ना। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यानी जब आप इस साइड मूव करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता जाएगा, और नीचे मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता जाएगा। तभी तो ये, बिकॉज फ्लोरीन इस पोजीशन पे, इसके आगे भी एलिमेंट्स हैं, इसके नीचे भी एलिमेंट्स हैं, तो इसको अगर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होना है तो बस आपको ट्रेंड फॉलो करना है। अगर फर्स्ट ग्रुप का आ गया तो बस आपको सजा देना है, जो जितने बाद होगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। सिमिलर फॉर ऑक्सीडाइजिंग पावर। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ ओल्ड पीरियोडिक टेबल। वी नो दैट ओल्ड पीरियोडिक टेबल में काफ़ी सारे मिसिंग जगह थे, मिसिंग पार्ट्स थे, बहुत सारे जगह पे उसको जगह छोड़ दिया गया है। हाइड्रोजन का अभी भी कोई स्पेसिफाइड पोजीशन नहीं है, तो ये सब इसके लिमिटेशंस है, आप देख लेंगे। अच्छा, और एक चीज़, हाइड्रोजन 2 ग्रुप के साथ मैच करता है, पहला ग्रुप 1 और दूसरा ग्रुप 17। तो ग्रुप 1 के साथ हाइड्रोजन का क्या सिमिलैरिटी है, और ग्रुप क्या सिमिलैरिटी भी जानना है आपको, क्या डिससिमिलैरिटी है वो भी जानना है, एटलीस्ट 2 पॉइंट। और हाइड्रोजन का हैलोजन के साथ क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिससिमिलैरिटी है वो भी आपको 2 पॉइंट्स पता होना चाहिए। नेक्स्ट, केमिकल बॉन्डिंग, बिकॉज वी नो चैप्टर 8 में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, पहला पीरियोडिक टेबल, दूसरा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में यू विल सी कि 2 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट। इनके प्रॉपर्टीज़ देख लीजिएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कैसे रिएक्शन होता है। ग्रुप 1 वाला ग्रुप 17 के साथ ज़्यादातर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड्स बनता है। इसमें ही एक क्वेश्चन आता है कि वाई इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि उसमें आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब इनका डिफरेंस है। NaCl इज सोल्यूबल इन वाटर, नॉट इन बेंजीन। ऑब्वियसली जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है वो ज़्यादातर पोलर सॉल्वेंट वाटर में घुलते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुल पाते। रीज़न ये है बिकॉज उनके बीच का जो बॉन्ड में जो फोर्स होता है वो पोलर सॉल्वेंट ही ब्रेक कर पाते हैं, इसलिए वो NaCl उसमें पोलर सॉल्वेंट में घुल पाता है। डिटेल में नहीं हो सकता क्लास, जब ये सब चैप्टर नेक्स्ट बैच में डिटेल में आएगा तो फिर ईच एंड एवरी टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस मैं आपको आइडिया दे रही हूँ क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है, आप ऑलरेडी एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर। इन सब का स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, हाँ बुक में भी आपके गिवन है। मीथेन वी ऑल नो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो एक यहाँ हाइड्रोजन के लिए यहाँ, फिर वैसे ही हाइड्रोजन का एक बॉन्ड, कार्बन का एक, हाइड्रोजन का एक, कार्बन का एक, है ना। और उसके बाद फिर क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, वो अपना ड्यूप्लेट पूरा करेगा, है ना। ऑक्टेट मीन्स वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ड्यूप्लेट मीन्स वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट एक्सेप्शंस ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट के क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। बहुत ऐसे हैं जो ऑक्टेट और ड्यूप्लेट नहीं फॉलो करते, जैसे LIH,
LIH ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता है। वैसे ही और भी सारे कंपाउंड है, PCl5 है, और भी डिफरेंट कंपाउंड है, कुछ ऑक्टेट को फॉलो नहीं करते, कुछ ड्यूप्लेट को फॉलो नहीं करते। नाम ऑलरेडी बुक में गिवन है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको करके जाना है बिकॉज MCQ में भी आ सकता है ये सारा। और आपको 1 मार्क्स वाला जो ग्रुप D होता है उसमें जो 1 मार्कर वाला जो क्वेश्चन होता है वहाँ पे भी ये आ सकता है। ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीच का जो पोर्शन है उसका नोट्स मैं ऑलरेडी, बिकॉज टाइमिंग का भी शॉर्टेज है, आप भी पूरे दिन बैठ के वीडियो नहीं देख सकते और मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि मैं 4 घंटे 5 घंटे का मैराथन क्लास करवा पाऊँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोट्स मैं आपको ऑर्गेनिक एक्सप्लेन कर देती हूँ, और बीच में इलेक्ट्रोलाइसिस, इनऑर्गेनिक और मेटलर्जी, इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वो PDF ओपन करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। बिकॉज वो लर्निंग चैप्टर है तो अभी उतना ज़्यादा मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, तो आप वहाँ से उसको पढ़ लीजिए। IUPAC नेम्स देखना इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ अब इसका भी आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अगर आपके पास 1 कार्बन है तो उसका नेमिंग मिथ से शुरू होता है, 2 कार्बन का कंपाउंड है तो उसका नेमिंग इथ से शुरू होता है, 3 है तो उसका प्रॉप से स्टार्ट होता है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो एन आता है लास्ट में सफिक्स, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। फिर फंक्शनल ग्रुप होता है, अगर किसी में OH है तो लास्ट में ये अल्कोहल ग्रुप का है, लास्ट में OL आता है। अगर लास्ट में CHO है तो अल आता है, AL। ओके, COOH है तो ओइक एसिड आता है, ओइक एसिड। ठीक है, अब अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ बाय द वे, जैसे मुझे IUPAC नेम लिखना है CH3CH2OH का, तो मैं कार्बन चेन को नंबर करती हूँ 1 2 कार्बन्स, दैट मीन्स ये स्टार्ट होने वाला है इथ, सब में सिंगल बॉन्ड है तो इथेन तक तो जा सकते हैं, और OH है दैट मीन्स इसमें OL लगेगा, बट OL लगाने से पहले 2 वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लास्ट वाली ई को ड्रॉप कर लेना होगा और इसका नाम हो जाएगा इथानॉल। ठीक है, वैसे ही CH3COOH आ गया तो इसका नेमिंग 1 2 इथेनोइक एसिड है ना। फिर CO आ जाने से कीटोन हो जाता है, कीटोन, इथेनोन, एसीटोन, एसीटोन उसका कॉमन नेम होगा। तो इस तरीके से वी कैन गो विथ दिस। IUPAC नेम आप देख लेंगे, जैसे अगर आइनिन में आया तो लेट्स से CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो 2 कार्बन है इसलिए इथ, ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन, इथ आइन। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मीथेन, सब्सटीट्यूशन ऑफ 4 स्टेप रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लोरीनेशन तभी होता है जब सनलाइट प्रेजेंट हो, तो ये मैं बता देती हूँ। CH4 मीथेन अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो व्हाट विल हैपन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस रिएक्शन शुड बी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट अगर प्रेजेंट होगा तो एक यहाँ से HCl और एक H और एक Cl निकल के इधर चला जाएगा, HCl अलग, और ये क्लोरीन का एडिशन हो जाता है, क्लोरीन का एडिशन होता है क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन था, एक निकल गया तो एक हाइड्रोजन के लिए स्पेस खाली हो गया, तो CH3 एक हाइड्रोजन का स्पेस खाली हो गया ना, बिकॉज 4 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन इसके एक क्लोरीन के साथ HCl फॉर्म कर लिया, तो एक बॉन्ड खाली है ना, उस बॉन्ड में क्लोरीन का एक क्लोरीन तो यहाँ चला गया, तो एक क्लोरीन कैन कम ओवर हेयर, दिस इज मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट स्टेप में ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना है यही रिएक्टेंट हो जाएगा, CH3Cl, फिर से इसमें वी विल मिक्स Cl2, अगेन सेम थिंग, एक और हाइड्रोजन कम हो जाएगा, साइड में इट विल फॉर्म HCl, साइड में इट विल फॉर्म HCl, और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन कम, CH2Cl2,
नेक्स्ट स्टेप में अगेन ये फिर पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। अच्छा, ये सारे रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहे हैं। सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर दिस रिएक्शन। अगेन एक और हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो CH2 था, एक और कम हो गया तो सिंगल बचा। क्लोरीन ऐड होता जा रहा है ना। क्लोरीन यहाँ पे एक क्लोरीन था, क्लोरीन ऐड हो गया सेकंड स्टेप में, तो 2 क्लोरीन हो गया। अब एक और क्लोरीन ऐड होगा तो 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। रिएक्शन डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। कभी आपको ये चारों रिएक्शन नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कभी आपको ये चारों रिएक्शन करने को मिलता है, कभी आपको क्या करना होता है कि इन रिएक्शन में ही प्रोडक्ट्स आपको पूछा जाता है, आपको वो प्रोडक्ट्स बताने होते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो आप नाम देख लीजिएगा। ये इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, दिस वन इज डाइक्लोरोमीथेन, 2 क्लोरीन्स, डाइक्लोरोमीथेन, एंड दिस वन इज क्लोरोफॉर्म। ठीक है, एक और बार ये रिएक्शन होगा, CH3Cl + Cl2। एक मिनट, गलत हो गया, CHCl3 + Cl2। अब जब Cl2 इसके साथ होगा तो फिर से अब एक ही इकलौता हाइड्रोजन बचा था, वो भी अलग हो जाएगा। यहाँ पे HCl चला जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, CCl4। वाई? बिकॉज 3 था, एक निकल गया, H चला गया, एक और जगह बचा, ये क्लोरीन जाएगा, उस H के साथ ये क्लोरीन रिएक्ट करके HCl बना लिया। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। एक बार इसका स्ट्रक्चर भी आ चुका है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा मीन्स 4, सो दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। इंपॉर्टेंट है, आया तो आपको पूरा का पूरा लिखना है। सिर्फ प्रोडक्ट्स भी लिखने को आ सकता है, तो आपको सिर्फ ये लिखना होगा इनके नेम के साथ। मैंने नेम बता दिया, यहाँ पे स्पेस नहीं है लिखने का, आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट, मूविंग अ बिट फास्ट बिकॉज थोड़ा लेट हो गया है। आइसोमेरिज्म डेफिनेशन देख लेना है। 2 टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के। दोनों के डेफिनेशंस देख लेंगे, दोनों के एग्जांपल्स है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से देख लीजिएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या ब्रोमीन। हम लोग जानते हैं कि अगर ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में हाइड्रोजन आके ऐड हो तो पहले डबल बॉन्ड में ब्रेक होता है, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में ब्रेक होता है। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है और उसमें हाइड्रोजन ऐड हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और इसमें आपने हाइड्रोजन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और दोनों तरफ आके लग जाएगा। तो दिस हाइड्रोजन विल बिकम 3 सिंगल बॉन्ड CH3. So this one is ethene. It converts into ethane. This reaction is known as addition of hydrogen. ब्रोमीन के साथ होता यही सेम रिएक्शन होता, उस टाइम पे H3 नहीं H2 रहता, नीचे Br आ जाता। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला होता तो ट्रिपल बॉन्ड से पहले आप डबल बॉन्ड पे आते, फिर डबल बॉन्ड से आप सिंगल बॉन्ड पे आते। डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ H2SO4, वेरी इंपॉर्टेंट। H2SO4 आप कहीं पे भी यूज़ करेंगे, वहाँ से वाटर को हटा दीजिए। वाटर मीन्स 2 H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन आप हटा दें, बाकी चीज़ ज्वाइंट हो जाएंगी, बन जाएगा कंपाउंड। नेक्स्ट, डीनेचर्ड स्पिरिट इंपॉर्टेंट है, आपको डीनेचर्ड स्पिरिट का डेफिनेशन करके जाना है। हम लोग जानते हैं कि 2 अल्कोहल हैं, इथेनॉल और मिथेनॉल। मिथेनॉल इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर अस। वैसे तो इथेनॉल भी डेंजरस है, बट मिथेनॉल इज़ वेरी पॉइजनस। अगर कोई कंज्यूम कर ले तो वो फैटल, मतलब बहुत ही पॉइजनस होता है बॉडी के लिए, इंस्टेंटली उनकी डेथ हो जाती है। तो कुछ कंपनीज़, जो लोग इथेनॉल का तो एक ही यूज़ नहीं है ना, बहुत सारा यूज़ है, पेंट में, सॉल्वेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, तो वो लोग जानबूझ के इथेनॉल में मिथेनॉल ऐड कर देते हैं ताकि उसका कंजम्पशन को रोका जा सके, है ना। कहीं से कहीं इथेनॉल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है फैक्ट्रीज़ में या कुछ और काम के लिए, तो उसमें उसको जानबूझ के मिथेनॉल ऐड कर दिया जाता है ताकि लोग उसको कंज्यूम ना करें और वो फैक्ट्री के ही में ही यूज़ हो पाए। दिस इज़ कॉल्ड मिथाइलेटेड स्पिरिट और डीनेचर्ड स्पिरिट। यूजेस ऑफ मीथेन, इथाइन, इथिलीन, एटलीस्ट 1, 1, 2, 2 यूज़ देख लीजिएगा। मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहीं पे याद आया, LPG के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। LPG में भी गैसेस जो यूज़ होती हैं उनका क्या फार्मूला है, क्या स्ट्रक्चर है, वो तो काइंडली वो पढ़ लीजिएगा। मोनोमर, पॉलीमर, आपके बुक में एक टेबल दिया होगा, दैट टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीथिलीन, एथिलीन का, टेफ्लॉन और ये सब का, उन सब का यूजेस भी पढ़ लीजिएगा। जैसे टेफ्लॉन यूज़ होता है
नॉन स्टिक कुकिंग में, है ना। वैसे ही पॉलीथिलीन यूज़ होता है पैकेजिंग में, पीवीसी यूज़ होता है वायर वगैरह फॉर्म करने में, वायर के कोटिंग में, इंसुलेशन में। तो यूजेस भी यू हैव टू स्टडी, एंड उसके साथ साथ आप उसका ये भी देख लेंगे कि किसका पॉलीमर कौन है, किसका मोनोमर कौन है। काइंडली गो थ्रू दैट। अच्छा, नेक्स्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, सेल्यूलोज, पॉलीथिन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। यहीं पे क्वेश्चन आता है कि जूट शुड बी यूज्ड इन, वाई जूट शुड बी यूज्ड इन पैकेजिंग इंडस्ट्री। ऑब्वियसली बिकॉज जूट बायोडिग्रेडेबल है, नेचर इसको डिस्ट्रॉय कर पाती है, बहुत एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता है। ये सब कारण की वजह से हम लोग जूट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। काफ़ी बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आपको दिया रहेगा कि 2 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन का, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है। ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि C2H4O2 एक कंपाउंड है और उसके साथ एक और दूसरा कंपाउंड मिल रहा है और एक तीसरा कंपाउंड बना रहे हैं, उसका एक फ्रूटी स्मेल है। तो आप बताइए कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। बेसिकली यही रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसको हम लोग इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड उसका कॉमन नेम है। इथेनोइक एसिड में जब आपने इथाइल अल्कोहल ऐड किया, इथेनॉल IUPAC नेम है, इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम है। ओके, अच्छा, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। एसिटिक एसिड, विनेगर भी यही सेम कंपाउंड है ना। अगर आपने इसमें H2SO4 पुट किया तो क्या होगा। अब मैंने बताया कि H2SO4 एक्चुअली क्या होता है। H2SO4 इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वो किसी भी जगह से वाटर को पुल आउट कर लेता है। तो ये वाटर यहाँ से अलग हो जाएगा। ये वाटर कैसे अलग हुआ, आप एक काम कीजिए, यहाँ से इस हाइड्रोजन को ले लीजिए और यहाँ से इस OH को ले लीजिए और इन दोनों को मिला के आपने साइड में वाटर बना दिया। तो क्या हुआ, यहाँ से ये बॉन्ड ओपन हो गया और यहाँ से ये, बिकॉज हाइड्रोजन हट गया तो O के बाद एक, C के बाद एक, बिकॉज ये सब C से अटैच्ड है ना, तो वहाँ पे एक बॉन्ड हो गया। वो दोनों बॉन्ड दोनों जाके आपस में जुड़ जाएंगे और कंपाउंड क्या बन जाएगा, यहाँ तक कंपाउंड विल रिमेन सेम और यहाँ तक कंपाउंड विल जॉइंट। 1 minute. So this is ethanol और इथाइल अल्कोहल। रुक जाओ भाई, अरे आप इसको नोट डाउन कर लें। CH3 CH2OH और ये है इथानॉल, नॉट इथानल, इथानॉल। ओके, वो जाके उसके साथ अटैच हो गया CH3CO, ये OH हटा, ये जाके वहाँ से बन गया। इसका नाम है इथाइल इथानोएट। लास्ट पेज। अगर CH3COH के साथ Na करेगा तो क्या होगा, वही सेम, आप यहाँ से OH ले लें, यहाँ से H हटा दें, तो ये क्या बनेगा CH3COONA प्लस H2। यहाँ से वही होगा, H हटेगा, CH3COONA। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 है तो उसको भी 2 लेना होगा, तब ये 2 होगा। अब अगेन जब यहाँ से H और यहाँ से CO3, तो हमेशा ये कार्बोनिक एसिड बनाता है H2CO3। H2CO3 हमेशा वाटर और CO2 में होता है, इसलिए आप देखेंगे कि बुक में डायरेक्टली यहाँ के बाद H2O प्लस CO2 दिया हुआ होगा। रिएक्शन आप बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप द रिएक्शन इज
बैलेंस्ड। ओके, नेक्स्ट CH3CO, फिर से वही काम आप इसमें निकाल लेंगे। ये रिएक्शन आप खुद भी कर सकते हैं। सेम आप H2CO3 को साइड कर दें और वो साइड होने के बाद ये HCO3 और ये H2CO3 और फिर से इन्हें जाके उसमें अटैच हो जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस थे, और भी चैप्टर में डिटेल में है, सब कुछ गिवन आपके बुक में, बट आप बेसिक रिवीजन के लिए आप इस टॉपिक पे रिलाई कर सकते हैं। आई होप अगर आप इतना कर लें तो देखिए, वन टाइम में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप वन टाइम पढ़ेंगे और उसके लिए आप वन टाइम पढ़ के बहुत अच्छे से आपका मार्क्स आ जाएगा, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि क्लास 10 ईयर की पूरी पढ़ाई है, तो आप रिवीजन करने के लिए इन सब टॉपिक्स पे बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।